देखिए स्टूडेंट्स, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेट ऑफ अ गर्ल इज 294 न्यूटन, तो फाइंड हर मास। तो आपको उसका मास बताना है ना। तो मास और वेट में तो हम डिफरेंस पढ़ ही चुके हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आपको पता है वेट जो होता है वो mg होता है। तो मास ऑफ गर्ल क्या हो जाएगा बच्चों? सिंपली वेट ऑफ गर्ल डिवाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप पुट कर दो, वेट ऑफ गर्ल आपको दिया हुआ है, देखो 294, तो ये 294 हो जाएगा। और बच्चों 9.8, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, ये भी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप 9.8 से 294 जब कैंसिल आउट करोगे, करके देखोगे, तो आप देखेंगे कि ये आंसर आएगा 30, है ना। डिवाइड करना है बच्चों, तो 30 आएगा। तो मास ऑफ गर्ल जो है वो है 30 kg। तो दिस इज अवर आंसर। तो देखो, ऐसे सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं मास और वेट पर, तो आप बड़े ही आसानी से उसका आंसर कर सकते हो। तो उसका आंसर हो गया आपका बच्चों 30 kg। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, इसमें ये बोला गया है कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 294 न्यूटन। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट आपको बताया गया है कि 294 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब वो व्यक्ति सरफेस पे खड़ा है या ऑब्जेक्ट सरफेस पर है अर्थ के, तो उस पे कितना वेट लग रहा है बच्चों? 294 न्यूटन। व्हाट इज द वेट, व्हाट इज इट्स वेट, तो उसका वेट क्या होगा एट अ हाइट ऑफ 200 किलोमीटर। तो अगर मैं सरफेस से 200 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो फिर उसका वेट क्या होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब आप हाइट में ऊपर जाते हो, तो जब आप ज्यादा हाइट पे चले जाते हो तो जी जो है वो चेंज हो जाता है। जी चेंज हो जाता था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा तो वेट होता है एम जी। तो अगर जी चेंज हो रहा है तो वेट भी चेंज होगा। तो फिर 200 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले गए तो कितना वेट हो जाएगा, वो हमें निकालना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर दिया गया है। नहीं भी दिया हो तो ये डाटा हमें याद होना चाहिए। एक मास ऑफ अर्थ याद होना चाहिए और ये याद होना चाहिए। मास ऑफ अर्थ में बता चुका आपको, 6 × 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है ना, तो इसको याद रखेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात, तो अगर हम कहाँ पे देखें बच्चों, अगर वेट एट अ हाइट 200 किलोमीटर निकालना है ना, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, कितनी हाइट पे हमें निकालना है बच्चों? एट अ हाइट h इज इक्वल्स टू 200 किलोमीटर। तो सरफेस, जैसे मैं बोलूं कि ये अर्थ सरफेस है, ये सेंटर है, तो ये सेंटर से जो सरफेस तक की दूरी है अर्थ की, वो रेडियस ऑफ अर्थ है। और इस सरफेस से हम कितनी हाइट पे गए बच्चों, कितनी हाइट पे गए? h, ये है 200 किलोमीटर, है ना। और यहाँ पे g की वैल्यू जो है वो g डैश हो जाएगी। भाई जो जी 9.8 लेते हो आप, वो तो कहां पर है? सरफेस ऑफ अर्थ पर ना, इस सरफेस पे है ये वैल्यू। लेकिन आप एच हाइट ऊपर चले जाओगे तो जी की वैल्यू चेंज हो जाती है। ये मैंने आपको वेरिएशन ऑफ जी में बताया हुआ है ना। तो अगर 200 किलोमीटर दे जाए तो ये जी डैश निकाल लो। तो यहाँ पे जो वेट आएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, वो हो जाएगा एम जी डैश, है ना बच्चों। तो हम वेट लिख सकते हैं एच हाइट पर, डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू एम जी डैश। तो जी डैश निकालना हमारा काम है। अब ये जी कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आपको पता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पॉइंट पर। तो अगर बॉडी का मास m है तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा एफ जी, और डिवाइड बाई मास कर दोगे तो आपको जी डैश मिल जाएगा बच्चों, है ना। ये तो पता ही है हमें। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है m मास पे, वो कितना लगेगा? अगर मैं ये दूरी बोल दूं कितनी है बच्चों, सेंटर से, अर्थ के सेंटर से दूरी जो है, ये मास ऑफ अर्थ एम ही है मान लो। तो अर्थ के सेंटर से जो दूरी है वो हम आर ले लेते हैं। तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? आर इज इक्वल्स टू आर ई प्लस एच। ये रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट एच, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो आर ई प्लस एच जो है ये टोटल डिस्टेंस सेंटर से उस बॉडी के मास तक हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है भाई? ये होता है एम जी स्मॉल एम मास ऑफ अर्थ अपॉन दोनों के बीच की दूरी, इसके अर्थ के सेंटर और बॉडी के मास के बीच में। तो कितनी दूरी है? स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का स्क्वायर, और स्मॉल आर को आप कितना लिख सकते हो? जी एम ई एम बाई बच्चों कितना ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर।
है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखें तो यहाँ पे एफ जी को क्या लिख सकते हैं आप, एम इंटू जी डैश, है ना, यही तो है, जो वेट लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, इसी को वेट बोलेंगे। तो एम जी डैश, तो ये जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो यहाँ से m और m, ये m दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो g डैश की वैल्यू आपकी आ जाएगी जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, सरफेस पे कितना है, सरफेस पे तो जी 9.8 होता है, तो अगर मैं सरफेस पे बात करूं तो सरफेस पे वेट एट सरफेस W इज इक्वल्स टू एम जी। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सरफेस पे जो दूरी है r, वो आर ई के बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाई कितना बच्चों, कितना हो जाएगा ये आर ई। सरफेस पे तो जो डिस्टेंस है वो आर ई बचेगा ना, क्योंकि ये सरफेस पे आ गया है, तो सेंटर से जो दूरी है वो आर ई हो जाएगा, तो आर ई स्क्वायर। तो यहां से देखो आप, वापिस से m और m कट जाएगा, तो यहां से देखो जी एम ई की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जी एम ई, कैपिटल जी एम ई, आर ई स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा जी आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, m और m तो है कैंसिल हो जाएगा, तो देखो जी एम ई की जगह आप ये लिख सकते हो, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स सरफेस इंटू आर ई का स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं तो ये जी डैश हो जाएगा, जी एम ई की जगह हम लिख लेते हैं जी, तो ये हो जाएगा बच्चों आर ई स्क्वायर। अच्छा, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच, इसका हम होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर होगा, तो ये होल स्क्वायर कर दिया, और नीचे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर दिया, है ना बच्चों। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। तो देखो जी डैश की वैल्यू अब आ जाएगी यार, अब आपको सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी m का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इसमें भी m का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया, mg डैश, ये तो w डैश बन गया जो हमें निकालना था, और mg क्या बन गया बच्चों, ये आपका वेट बन गया जो सरफेस पे है, जो हमें दिया है 294 न्यूटन, और ये आपका हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो आप, सरफेस पे जो वेट है वो कितना है 294, आर ई कितना है बच्चों 6400 किलोमीटर, है ना, 6400 किलोमीटर। सारी वैल्यूज अगर किलोमीटर में लिखेंगे तो आंसर जो है वेट आपका न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये न्यूटन में है तो न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो 64 नीचे आर ई प्लस एच, तो 6400 प्लस एच, हाइट कितनी है बच्चों 200 किलोमीटर, और इसका होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको सॉल्व करना रह गया है, तो आप इस डाटा को जब सॉल्व करोगे ना, तो ये देखो इस तरीके से हो जाएगा 294, तो ये बन जाएगा 6400, और ये हो जाएगा 6600, तो ये 100 कैंसल, और इस स्क्वायर है, इसको 2 से भी काट लो, और इसको फाइनली सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे तो हाइट, एच हाइट पर 200 किलोमीटर की हाइट पे जो वेट आएगा ऑब्जेक्ट का, वो आएगा 276.45 न्यूटन। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, 276.45 न्यूटन। तो आप बच्चों कैलकुलेशन करके देखना, तो फाइनल रिजल्ट आपका ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप, तो वो जी को चेंज करके भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। तो वेरिएशन ऑफ जी अच्छे से याद रखेंगे इन केसेस में, तो इस तरीके से वो सॉल्व होंगे सवाल। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है इसका हमारा लास्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। असलियत में मैं आपसे अगर बात करूं तो केपलर्स लॉ जो है वो पहले आया है। मैं आपको रियलिटी बताऊं तो एक बहुत साइंटिस्ट थे, है ना, जो 16 सेंचुरी में आए थे, जिनका नाम था टाइको ब्रेहे। लेकिन वो टाइको ब्रेहे जो थे उस समय इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे बच्चों, टेलीस्कोप, तो उन्होंने बड़े सिंपल से इंस्ट्रूमेंट अपना कुछ करके पूरी जीवन भर वो यूनिवर्स को समझते रहे, देखते रहे बिना टेलीस्कोप के, और उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया, मतलब डाटा लिखते रहे, अपने पूरा जीवन भर उन्होंने डाटा लिखते 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 दिया। फिर उनके जो स्टूडेंट थे वो केपलर थे। तो जब वो दुनिया को छोड़ के जाने वाले थे, तो उससे पहले वो सारा जो डाटा उन्होंने अपने लाइफ में कलेक्ट किया था यूनिवर्स से रिलेटेड, वो सारा डाटा जो है वो अपने स्टूडेंट केपलर को दिए गए, है ना,
जो हेंस केपलर नाम था पूरा केपलर का, तो उनको देके गए, तो केपलर ने भी 20-30 साल उस डाटा को एनालाइज किया और फिर केपलर ने 3 नियम बनाए उस डाटा के बेसिस पे। वो जो 3 लॉ थे प्लेनेटरी मोशन के, वही हम पढ़ने वाले। और फिर इन लॉस को और अच्छे से एनालाइज किया, उस डाटा को और अच्छे से एनालाइज किया फिर न्यूटन ने। उसके बाद न्यूटन ने जाकर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की नींव रखी, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया केपलर के उन डाटा से और लॉस को समझकर, है ना बच्चों। तो वहां से ग्रेविटेशनल लॉ आया है, लेकिन हमने पढ़ लिया पहले कौन कौन सा लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ। जबकि रियलिटी में जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे या हाइयर लेवल पे पढ़ेंगे तो केपलर्स लॉ को पहले पढ़ाया जाता है और फिर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ पे आया जाता है। लेकिन क्योंकि ऐसे पढ़ने में आसानी होती है कि आप पहले न्यूटन्स लॉ को पढ़ लो तो फिर केपलर्स लॉ है बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, इसलिए हमने पहले ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, उसके बाद हम अब केपलर्स लॉ पढ़ रहे हैं, है ना। बाकी रियलिटी में ये बात आपको समझनी चाहिए कि केपलर्स लॉ पहले आया था और इसके बेसिस पे न्यूटन ने कौन से लॉ का फॉर्मेशन किया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, जो हमने पढ़ा है Gm1m2/r। खैर हम तो केपलर लॉ की बात करते हैं, जो बहुत सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद उन्होंने बताया। तो केपलर ने 3 नियम दिए प्लेनेटरी मोशन के लिए। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ बोलते हैं, या फिर फर्स्ट लॉ को केपलर के लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, सेकंड लॉ को लॉ ऑफ एरियाज कहा जाता है और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। तो 1 बाय 1 करके हम तीनों लॉ को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर है केपलर्स, पहली अगर लॉ की हम बात करें तो ये है केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ, है ना, या फिर इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो अगर केपलर्स फर्स्ट लॉ नहीं कहा गया है तो कई जगहों पे उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाएगा, लॉ ऑफ ऑर्बिट, है ना। अब ये केपलर ने पहले लॉ में अपने क्या कहा, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं बच्चों, फिर मैं आपको समझा देता हूं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। तो जितने भी प्लैनेट हैं वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। बच्चों इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, सर्कुलर ऑर्बिट्स में नहीं। रियलिटी में इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में वो चारों तरफ क्या करते हैं बच्चों, घूमते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अभी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं, है ना। और कहा गया कि सन इज सिचुएटेड एट one of the foci of ellipse, one of the foci of ellipse। अब इसका क्या मतलब है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो देखिए इलिप्स, तो एक्चुअली बच्चों आपने सर्कल देखा ना, सर्कल का बच्चों एक सेंटर होता है और ये बिल्कुल फिक्स्ड डिस्टेंस होती है, रेडियस आर आर आर, हर पॉइंट से, सर्कल के हर पॉइंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है बच्चों वो फिक्स होता है, जिसको आप रेडियस बोलते हो, है ना, यही सर्कल होता है। लेकिन इसी सर्कल को आप थोड़ा सा चपटा कर दो तो देखो इस टाइप की शेप मिल जाएगी। इसी सर्कल को अगर आप चपटा कर दोगे तो इस टाइप की शेप मिल जाएगी। एक्चुअली में इस शेप को इलिप्स कहा जाता है ना। सर्कल को थोड़ा सा दबा दो तो ये इलिप्स के शेप का हो जाता है। अब ये इलिप्स की खासियत ये है कि इसके 2 सेंटर होते हैं, एक नहीं होता है। जैसे सर्कल में एक सेंटर था ना बच्चों, इसका एक सेंटर नहीं होता, इसके 2 सेंटर होते हैं। ऐसा समझो कि इसके जो 2 सेंटर हैं इनको फोकस बोला जाता है। ये एक फोकस, ये 2 फोकस। तो क्योंकि 2 फोकस हैं, 2 सेंटर हैं, तो प्लूरल में इसको फोकाई कहा जाता है। मतलब फोकाई का मतलब 2 फोकस से, मतलब इसको फोकस कहा जाता है बच्चों। अगर एक की बात करें तो एक को फोकस कहा जाएगा, मतलब सेंटर नहीं कहते इलिप्स में इनको फोकस कहते हैं। और क्योंकि 2 है तो प्लूरल है, तो उसको लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फोकाई। तो ये 2 सेंटर है, 2 फोकस है। आप ऐसा सोचो जब ये 2 सेंटर जो है वो एक हो जाए, वो एक सेंटर बन जाए, तो फिर ये इलिप्स सर्कल का फॉर्म ले लेता है। मतलब इलिप्स ही सर्कल बन जाता है अगर ये दोनों फोकस जो है वो ज्वाइन हो जाए और एक ही सेंटर बन जाए। तो एक सेंटर वाला जो इलिप्स है वो सर्कल कहलाता है, और 2 सेंटर वाला जो ये शेप है फोकस, जिसमें 2 फोकस होते हैं, फोकाई बोलते हैं जिनको,
उसको, उस शेप को हम बोलते हैं बच्चों इलिप्स। तो यही कहा केपलर्स के फर्स्ट नियम में, यही कहा गया कि भाई जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आपके किसमें रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स अर्थ हो, अर्थ है, जुपिटर है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है ना, तो इसमें मूव कर रहा है। और जो सन है वो किसी एक फोकस पे सेट सिचुएटेड है। किसी एक फोकस पे बच्चों कौन प्लेस है, कौन अपनी जगह पे बना हुआ है किसी एक फोकस पे। दो में से किसी एक फोकस पे सन है और सारे के सारे जो है प्लैनेट्स वो इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये पहला लॉ है, सिंपल सा लॉ है जिसको हम बोलते हैं केपलर्स लॉ। तो ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ इलिप्स। तो मेरे ख्याल से पहला जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स केपलर का, वो आपको समझ में आया होगा। इसमें मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, जो केपलर का सेकंड लॉ है, इसमें आप लिखो केपलर्स सेकंड लॉ, या फिर इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज। चलिए देखिए, अब लॉ ऑफ एरियाज क्या कहता है, तो पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कहा गया कि भाई द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of टाइम, है ना। स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने देखा कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट जो हैं वो किसी एक फोकस पे सन जो है वो सिचुएटेड है, और सारे जो प्लैनेट है ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो सोचो, मान लीजिए कि प्लैनेट ए से बी गया, तो जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो प्लैनेट और सन की लाइन ज्वाइनिंग है, जब प्लैनेट ए से बी जाने में मान लो टी टाइम लेता है बच्चों, तो ए से बी जाने में उसने ये एरिया कवर किया टी टाइम में। ये एरिया, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये कितना एरिया स्वीप करेगा, कितनी एरिया झाड़ू लगाएगा। देखो आप ए से सन से लाइन ज्वाइनिंग करोगे प्लैनेट की, तो ये इतना एरिया स्वीप करेगा, है ना बच्चों। देखो ये अगर सोचो सन और प्लैनेट के बीच में एक झाड़ू होगी, तो कितनी झाड़ू लगेगी, यहाँ पर कितना एरिया स्वैप होगा, जो ये शेडेड रीजन है। तो इस एरिया को हमने बोल दिया A1। ए से बी में जो एरिया कवर हुआ है टी टाइम में, उसे हमने बोल दिया A1। अब आप खुद सोचो, जब प्लैनेट सी पर है और कहा गया जब प्लैनेट डी तक पहुंचा तब भी टी टाइम लगा, तो अब सी से जो प्लैनेट से लाइन ज्वाइन होगी, तो सी से डी जाने में उसने कितना एरिया स्वैप किया बच्चों, ये, लेकिन टी टाइम में किया, तो ये एरिया स्वीप किया A2। तो उन्होंने ये कहा है सेकंड लॉ में कि जो प्लैनेट किसी भी टाइम में जितना एरिया स्वैप करेगा, तो दूसरे हिस्से में भी उसी टाइम में उतना ही एरिया स्वैप करेगा। दोनों जो एरिया स्वैप करेगा सेम टाइम में वो सेम होगा। सन, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो ए बी में अगर A1 किया है और उसमें टी टाइम लगा है, तो सी डी में भी अगर टी टाइम लगा है, तो ये इक्वल एरियाज होंगे, मतलब A1 इज इक्वल टू A2। सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करेगा। अब खुद सोचो, जब प्लैनेट दूर है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लाइन ज्वाइनिंग है ये लंबी है, तो ये बहुत कम दूरी चलकर ये ज्यादा एरिया कवर करेगा। जबकि अगर उतने ही टाइम में जब सन के पास है प्लैनेट और इसको एरिया उतना ही कवर करना है, तो इसको ज्यादा चलना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ज्यादा चलेगा तभी तो ये एरिया ज्यादा बना पाएगा। तो जब प्लैनेट दूर होता है तो वो स्लोली चलता है,
ताकि उतना ही एरिया कवर का है, और जब प्लेनेट पास होता है तो उसको जल्दी चलना पड़ता है ताकि वो उतना ही एरिया कवर कर पाए जितना जब वो दूर था उतना कर रहा था, क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो यहां से एक रिजल्ट और निकल के आता है बच्चों, ये मान लीजिए कि जो प्लेनेट की सन से डिस्टेंस है अभी यहाँ पे, ये मान लो कि डिस्टेंस r1 है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है ना बच्चों, तो यहाँ पे c पे मान लो वेलोसिटी v2 है और ये डिस्टेंस बदल गई r2, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट, वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है, ये बात आप याद रखना। v1 r1 इज इक्वल्स टू v2 r2, यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस का प्रोडक्ट किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमेशा कैसा होता है बच्चों, कांस्टेंट। कांस्टेंट, इसलिए यहां से ये समझ में आता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी जब दूरी ज्यादा होगी तो वेलोसिटी कम होगी प्लेनेट की, मतलब जब प्लेनेट बहुत दूर रहता है सन के तब वो क्या करता है, कम रफ्तार से चलता है, और जब प्लेनेट पास होता है सन के तो बहुत तेजी से चलता है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये बात आप याद रखना, दिस इज केपलर्स लॉ, लॉ ऑफ एरियाज, है ना। तो इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप करता है, तो उसके लिए अगर दूर होगा प्लेनेट तो फिर वो जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सॉरी धीरे धीरे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और पास होगा तो उतना ही एरिया कवर करने के लिए उसको जल्दी जल्दी ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तभी तो एरिया इतना बना पाएगा जो उसने पहले बनाया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है। तो आई होप आपको जो केपलर का सेकंड नियम है बच्चों, ये भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा, है ना। देखो बच्चों, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जब इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है प्लेनेट और ये सन है, तो कभी ना कभी इस इलिप्टिकल पाथ में सन और प्लेनेट के बीच की दूरी लगातार चेंज हुई। तो एक पॉइंट ऐसा जरूर है, जब जो प्लेनेट है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे, मैक्सिमम, एक पॉइंट ऐसा जरूर है इस इलिप्टिकल पाथ में, जब सन से जो प्लेनेट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो जब प्लेनेट जो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है बच्चों, तो उस पॉइंट को, इस पाथ में उस पॉइंट को बोला जाता है एपोजी, याद रखेंगे, एपोजी, मतलब ये कई बार ऐसा बोल देते हैं तो एपोजी, और क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी एपोजी पर, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट एपोजी है, तो एपोजी की वेलोसिटी जो होती है प्लेनेट की वो मिनिमम होती है, मिनिमम, मैंने आपको बताया ना अभी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एपोजी पर वेलोसिटी जो है प्लेनेट की वो मिनिमम होगी, क्योंकि सबसे दूर वाला पॉइंट है, तो अगर डिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो वेलोसिटी सबसे कम होगी, तो एपोजी पर वेलोसिटी मिनिमम होती है प्लेनेट की। और जो सबसे पास वाला पॉइंट है बच्चों, जिसमें सबसे कम दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, जब सन से प्लेनेट की मिनिमम डिस्टेंस होती है तो वो जो पॉइंट होता है उसको बोला जाता है पेरिजी, पेरिजी, उसको बोला जाता है पेरिजी, है ना। तो सबसे दूर वाले पॉइंट को बोला जाता है एपोजी। तो पेरिजी पर जो रफ्तार होती है वीपी, वो सबसे मैक्सिमम होती है बच्चों। क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि प्लेनेट की दूरी अगर सबसे कम है तो डिस्टेंस सबसे कम है तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट कहलाता है एपोजी, वहां पे वेलोसिटी सबसे मिनिमम होती है, और सबसे पास वाला पॉइंट, मिनिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट कहलाता है पेरिजी, पेरिजी मतलब पास वाला पॉइंट। तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ पेरिजी जो होती है, वेलोसिटी प्लेनेट की होती है, वो मैक्सिमम होती है ना। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसमें यूज किए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से सेकंड लॉ ऑफ केपलर, सेकंड लॉ या लॉ ऑफ एरियाज आपको क्लियर होगा बच्चों, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे केपलर्स का तीसरा नियम। तो केपलर्स थर्ड लॉ, या इसको लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है बच्चों, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, ठीक है बच्चों। तो अब आप ध्यान से देखें, इसमें क्या कहा गया है। देखो स्टूडेंट्स, जो प्लेनेट है उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, तो एक जगह पे सन है, ये आपको पता है, एक जगह पे सन है इस तरीके से, और एक फोकस पे, और प्लेनेट चारों तरफ घूम रहा है। तो अगर मान लो प्लेनेट इस पॉइंट से चल रहा है और ऐसे घूमकर वो जब एक रेवोल्यूशन करता है, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन करता है, तो जो उसमें टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। भाई एक रेवोल्यूशन करने में जो टाइम लगता है
टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो उसको बच्चों टाइम पीरियड कहा जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ये बात आप समझे अच्छे से, है ना। इस टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट, तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड लॉ है, इसलिए इसको लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। अब आप ध्यान से समझें, एक चीज और है जो आपको समझनी चाहिए। इसमें एक सबसे बड़ा डायमीटर है भाई। सर्कल में जो है, सर्कल में एक ही सेंटर होता है, तो उसके डायमीटर की लेंथ हमेशा फिक्स होती है। हर डायमीटर जो है वो एक ही डिस्टेंस का होता है, रेडियस भी फिक्स होता है। बट यहाँ पे दो सेंटर है बच्चों। तो अगर आप देखोगे तो ये जो है लाइन, जो सबसे बड़ी लाइन बन सकती है इलिप्स में, या सबसे बड़ा डायमीटर आप बन सकता है बोलो, और जो सबसे छोटा जो पोर्शन है लाइन का इलिप्स में, यह सबसे छोटा डायमीटर है जो इलिप्स में, तो इसके नाम दिए गए। इसको बोला जाता है बच्चों मेजर एक्सिस। जो सबसे बड़ा डायमीटर है या सबसे बड़ी लेंथ इलिप्स में बन सकती है इलिप्स के अंदर, उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, याद रखेंगे। और ये जो सबसे छोटा डायमीटर या सबसे छोटी लेंथ बन सकती है इलिप्स में, परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, तो इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो याद रखेंगे कि इलिप्स में डायमीटर नहीं होते हैं, इलिप्स में मेजर एक्सिस होती है या फिर माइनर एक्सिस होती है। सबसे बड़ी लेंथ जो है वो मेजर एक्सिस होती है और सबसे छोटी लेंथ जो है वो माइनर एक्सिस होती है। तो यहाँ पे दो टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं बच्चों। ये हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको ए बोल दिया जाता है, और हाफ ऑफ माइनर एक्सिस उसको बी बोलते हैं। हाफ लेंथ है मेजर एक्सिस की, उसको ए बोलते हैं। तो ए को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। हाफ है ना मेजर एक्सिस का, तो इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और बी होता है सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस, तो ये सेमी माइनर एक्सिस आपका बच्चों होता है कौन सा स्टूडेंट्स, आपका माइनर एक्सिस का हाफ, है ना। तो ए है सेमी मेजर एक्सिस और बी जो है उसको बोला गया सेमी माइनर एक्सिस। तो ये जो सेमी मेजर एक्सिस है और ये टाइम पीरियड है बच्चों, इसके बीच में रिलेशन है जिसको कैपलर्स थर्ड लॉ बोला गया है या लॉ ऑफ पीरियड्स बोला गया। तो ये रिलेशन क्या है कि जो ये टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ना बच्चों किसी भी ऑर्बिट का, ये प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब होता है। मतलब टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का जो स्क्वायर है बच्चों, इट इज प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस। जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से, ये बात आप याद रखेंगे। तो इसी को बोला गया कैपलर्स थर्ड लॉ। अच्छा, जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम तो लगभग इसको सर्कुलर मोशन मानते हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हम सर्कल मान रहे हैं, तो उसमें तो रेडियस होती है और रेडियस की लेंथ फिक्स होती है। तो फिर ये सेमी मेजर एक्सिस नहीं लिखा जाता। फिर सर्कुलर मोशन में जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन सर्कुलर पाथ टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। दिस लॉ इज नोन एज बच्चों कैपलर्स थर्ड लॉ या लॉ ऑफ पीरियड्स, है ना। तो इसको अब हम लिख भी लेते हैं स्टेटमेंट कैपलर्स थर्ड लॉ की। तो इसमें बोला गया है स्टेटमेंट में, कैपलर्स थर्ड लॉ की स्टेटमेंट क्या कहा गया है उसको देखें। द क्यूब ऑफ, या इसको ऐसे उल्टा लिख देते हैं, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, है ना। बात एक ही है, जैसे भी आप याद रखना चाहो। तो स्टेटमेंट इसी के फॉर्म में दिया जाता है। द क्यूब ऑफ द रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस, कुछ भी बोल दो, सेमी मेजर एक्सिस बोल दो या फिर रेडियस बोल दो, है ना, सर्कुलर पाथ के लिए। द क्यूब ऑफ रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस इज proportional to
द क्यूब ऑफ रेडियस और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब या फिर रेडियस का क्यूब जो है इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, है ना बच्चों, इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड of revolution of planet around the sun, है ना बच्चों। तो आई होप आपको जो केपलर थर्ड लॉ है वो भी क्लियर हुआ, समझ में आया होगा, है ना। और यहाँ पे आप इस तरीके से ही बोल सकते हो कि अगर आर क्यूब जो है अगर वो प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड का स्क्वायर है तो आर क्यूब बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी बच्चों, हर प्लेनेट के लिए कांस्टेंट होगी, हर प्लेनेट के लिए ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। आर क्यूब अपॉन टाइम पीरियड का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू देगा हर प्लेनेट के लिए जो सन के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है और ये जो लॉ है ये बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा और क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट केपलर्स लॉ एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन चैप्टर, है ना। तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी थी जो मैंने आपको बता दी और हमने स्टडी कर ली, ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी से करो, कोई रेफरेंस बुक है तो उससे करो, है ना, और सॉल्व करें। जितना आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा सीखोगे, है ना। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सारे सिखा चुका हूँ, थ्योरी सारी पढ़ा चुका हूँ। तो आई होप बच्चों ये चैप्टर जो है ग्रेविटेशन वाला ये आप सभी लोगों को क्लियर होगा।